हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ हिमांशु मिश्रा और मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ यूनिट नंबर सेकंड के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके इस इंड टर्म एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके इंड टर्म का एग्ज़ाम आ गया है और वो एग्ज़ाम आपके 29 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, उसी में आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं यूनिट नंबर सेकंड के एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसी अगर एमसीक्यू एग्ज़ाम आपका हो रहा है तो यूनिट नंबर सेकंड से अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो यही जो मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस, इसी में से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहें, उस क्वेश्चंस को एक अलग से कॉपी बना के नोट करते रहें और वो सारे क्वेश्चन तैयार कर लें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पा सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो हमसे इस इन टर्म एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच डज नॉट सोज रिजोनेंस। कौन सा ऐसा है जो रिजोनेंस नहीं शो करेगा, बेंजीन, एनिलीन, एथिल एमीन की टॉलुइन। अगर बेंजीन को देखें, एनिलीन को देखें, टॉलुइन को देखें तो सारे के सारे क्या होते हैं, रिजोनेंस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड होता है, सब डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। बेंजीन की रिंग इसके साथ लगी होती है, तो डबल बॉन्ड वाले यानी एरोमेटिक कंपाउंड रिजोनेंस शो करते हैं। तो डबल बॉन्ड की होने की वजह से ये क्या करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। लेकिन एथिलेमीन के केस में ऐसा नहीं है। एथिलेमीन में सिंगल बॉन्ड है और ये जो ये सिंगल बॉन्ड है ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, सी होगा, एथिल एमीन। दूसरा क्वेश्चन देखिए ज़रा, दिया है द होमोलिटिक फिजन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड लिबरेट्स। होमोलिटिक बॉन्ड जब क्लीवेज होता है तो फिर क्या निकलता है, क्या चीज़ की फॉर्मेशन होती है। ऑप्शन ए दिया है कार्बोनियम आयन, ऑप्शन बी दिया है कार्बन आयन, ऑप्शन सी दिया है फ्री रेडिकल्स और ऑप्शन डी दिया हुआ है कार्बीन्स। तो जब होमोलिटिक बॉन्ड का फ्यूज़न होता है यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीज़न होता है, तो जहाँ पे भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीज़न होता है तो एक बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इक्वल डिवीज़न होगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाता है। तो जब भी कहीं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिवीज़न होता है, मतलब कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न होता है, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं, तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी, फ्री रेडिकल। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा दिया है कि इन CH3CH2OH द वीक बॉन्ड इज। CH3CH2OH के अंदर वीक बॉन्ड कहाँ है, कार्बन और कार्बन के बीच वाला, कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला, कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा कम है, तो ये जो है वो बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन वीक होता ही होता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, कार्बन से भी कम होती है हाइड्रोजन की। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी से टूट सकता है, जो कमज़ोर रहेगा, यानी ऑक्सीजन खींच रहा है तो हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से अपनी तरफ खींच सकता है। यानी कौन सा बॉन्ड वीक होगा, तो OH बॉन्ड जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वीक होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी है, OH। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्वेश्चन तैयार करते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड इन। जो कार्बोकेटायन होता है वो कैसे बनता है, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न की वजह से, कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न की वजह से, या फिर दोनों की वजह से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्बोकेटायन बनता है वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न की वजह से बनता है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न का मतलब क्या है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न का मतलब है कि जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीज़न होता है, जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिवीज़न होता है, यानी एक ही एटम जो है, दो एटम मिले हुए हैं और दोनों में से एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तो फिर क्या बनता है, तो वहाँ से उसकी वजह से हेट्रोलिटिक बॉन्ड की फ्यूज़न की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बोकेटायन बनता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूज़न की वजह से। चलिए ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल।
कौन सा ऐसा फ्री रेडिकल है जो मोस्ट स्टेबल है, प्राइमरी कि मेथिल कि सेकेंडरी कि टर्शियरी। तो फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन से होते हैं, टर्शियरी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बोकेटायन होता है कि कार्बेनायन होता है कि फ्री रेडिकल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोकेटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कार्बेनायन से और फ्री रेडिकल दोनों से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है, ए है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकेटायन जो होता है वो हम लोग का मोस्ट स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलें, दिया है अमोनिया इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, अमोनिया इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ यानी अमोनिया में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं, फ्री रेडिकल में हो सकते हैं कि कार्ब एनायन में हो सकते हैं कि कार्बोकेटायन में हो सकते हैं या सभी में हो सकते हैं। तो अमोनिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्ब एनायंस के इक्वल होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी कार्ब एनायन। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा आयन होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज कि CH3 का होल ट्वाइस CH पे पॉजिटिव चार्ज, सी दिया है CH3 का होल थ्राइस C पे पॉजिटिव चार्ज और डी दिया है C6H5 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। तो कह रहा है कि ये सारे के कार्बन ऐसे इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो कार्बोकेटायन में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और जब 3 डिग्री की कंपेयर की तुलना करते हैं बेंजीन रिंग वाले से, जैसे C6H5, C6H5 यानी बेंजीन का रिंग है और उससे जुड़ा हुआ है CH2, तो जो बेंजीन वाले जो होते हैं वो रिजोनेंस शो करते हैं और रिजोनेंस शो करने की वजह से वो मोर स्टेबल होते हैं। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले स्टेबल कौन होगा, ये रिजोनेंस वाला होगा, यानी ये डी ऑप्शन सही होगा। और रिजोनेंस को छोड़ दें तो 3 डिग्री, फिर उससे कम 2 डिग्री, फिर उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 0 डिग्री का स्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं, क्योंकि वो इनके पास जो लेविस एसिड्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मिड टर्म इन टर्म एग्जाम्स में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन हैज 2p ऑर्बिटल अनयूज, किस हाइब्रिडाइजेशन में जो 2p ऑर्बिटल होते हैं वो खाली रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया है sp3, ऑप्शन बी दिया है sp2, ऑप्शन सी दिया है sp और इसमें दिया है कोई नहीं। sp3 की बात करें तो इसमें तीनों p ऑर्बिटल का यूज किया जा रहा है, sp2 की बात करें तो इसमें 2p का यूज किया जा रहा है, लेकिन sp का बात करें तो p के सिर्फ एक ऑर्बिटल का यूज किया जा रहा है। यानी p के पास 3 बॉक्स होते हैं ना, px py और pz, तो उसमें से सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, px यूज हो गया, px यूज हो गया तो y और z बच गए। यानी कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 2p ऑर्बिटल अनयूज्ड होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, sp। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है, 1/4s कैरेक्टर, 1/2s कैरेक्टर, 1/3s कैरेक्टर या फिर 1/3s कैरेक्टर। 1/4 यस कैरेक्टर का रखा होता है कि 1/2 रखा होता है कि 1/3 रखा होता है कि 1/3 एस कैरेक्टर को रखा होता है। तो sp3 है यानी 3 p के ऑर्बिटल हैं और यस के एक ऑर्बिटल है, तो 100 में से 3 हिस्सा किसका है, p का है, और एक ही पार्ट किसका है, यस का है। यानी कितने का कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/4 का हुआ। तो एन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1/4 यस कैरेक्टर। चलिए ज़रा हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है द वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग, इन सब फॉलोइंग में से कौन सा जो होगा वो वीक एसिड होगा, CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH
या फिर CCl3COOH। तो देखिए ज़रा, अगर इसमें हम बात करें तो ये जो CH3COOH है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो सिर्फ एक लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिर्फ एक है, CH3 है। तो ये इसके पास कोई क्लोरीन का भी एटम नहीं है। लेकिन आगे देखो तो इसमें CH2Cl है, फिर दूसरे वाले में देखो तो 2 Cl हैं, और तीसरे वाले में देखो तो 3 Cl है। तो इसमें 3 जब Cls हैं और इसमें एक भी Cl एटम नहीं है, तो वीक एसिड कौन सा होगा? ए वाला होगा, CH3COOH। अगला क्वेश्चन हम देखें कि रिजोनेंस इज ड्यू टू, रिजोनेंस किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए दिया है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो रिजोनेंस जो होता है वो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी बनती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 का रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव। रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का होता है उसके पास क्या चीज़ें नहीं होती हैं? पहला दिया है आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम का आइडेंटिकल अरेंजमेंट नहीं रहता है। कि नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, सबके पास एनर्जी का सेम लेवल होता है, यानी जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। तीसरा दिया है कि द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम नहीं रहते हैं। कि आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल बॉन्डिंग का होगा। तो रिजोनेंस जो शो करेगा मॉलिक्यूल उसके पास आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होगी। चलते हैं ज़रा हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विच एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट O2 मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी आई थी वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में क्या चीज़ें नहीं बता पाई? तो ये तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, तभी तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब हटा तो अगली थ्योरी आई। तो इसके लिए रीज़न क्या था? कि O2 जो था वो पैरामैग्नेटिक था, और O2 जो पैरामैग्नेटिक था इसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी। तो इसको बताने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया था। देखो ज़रा, तो इसमें से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई वो ये बता सकी थी कि O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं बता पाया था। इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? डी होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए ज़रा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाईलिथियम स्पीसीज। डाईलिथियम स्पीसीज के अंदर जो करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? Li पे 2- का चार्ज है, फिर Li पे 2+ का चार्ज है, फिर Li2 है, और बी में दिया Li2 पे 2 का प्लस, फिर Li2, फिर Li पे 2-। ये जो अगर इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि सबसे कम तो स्टेबल जो Li2 पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि Li जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज हमेशा होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो Li2 Li पे माइनस चार्ज नहीं, सबसे कम स्टेबल। उसके ज़्यादा कौन? Li2 पे प्लस वाला, फिर कौन सा? Li2 जो सिंगल है वो वाला। अगला देखो ज़रा, क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाई मैग्नेटिक। कौन सा ऐसा होता है जो डाई मैग्नेटिक होता है? डाई मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। तो O2 पे माइनस जो होता है, O2 पे 2- जो होता है वो क्या होता है? डाई मैग्नेटिक होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए, O2 पे 2-। चलिए बढ़ते हैं ज़रा हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किया जाएगा होमो से, होमो तो क्या चीज़ इंक्रीज होगा? द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमो रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द केस ऑफ डाई एटॉमिक। किसका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में? B2 का, कि N2 का, कि F2 का, कि NO का? तो इसका राइट आंसर सी है, NO का। जब NO में से एक इलेक्ट्रॉन होमो वाले में से निकालते हैं तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सी है, NO। चलिए ज़रा हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एमंग द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिस्टेड बिलो
डाई एटॉमिक मालिक्यूल दिए गए हैं। अब होमो से ल्यूमो दिया हुआ है। ल्यूमो इज अ अल्फा टाइप मालिकुलर ऑर्बिटल यूज इन द केस ऑफ। ल्यूमो का जो अल्फा टाइप मालिकुलर ऑर्बिटल होता है वो किसके लिए यूज होता है? N2 के लिए, कि O2 के लिए, कि NO पे प्लस के लिए, कि CO के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? N2 के लिए। तो अमंग द डाई एटॉमिक मालिक्यूल लिस्टेड बिलो, ल्यूमो इज अल्फा टाइप मालिकुलर ऑर्बिटल यूज इन द केस ऑफ N2। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? N2। चलिए जरा अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल नॉट हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। कौन सा ऐसा मालिक्यूल है जिसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होता है? BeCl2, OF2, XeF2 या फिर ICl2 पे माइनस। तो इसमें जो आंसर है वो क्या होगा? OF2। OF2 में जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नो अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन। किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है? B2 में, कि NO में, कि NO2 में, कि O2 पे 2 माइनस में? तो O2 पे जो 2 माइनस होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कौन बताएगा इसको? इसको बताएगा मालिकुलर ऑर्बिटल की थ्योरी। तो नंबर ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन O2 पे 2 माइनस। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एटम हैज स्फेरिकल शेप व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन। किसके पास स्फेरिकल शेप होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा? n=6 में, n=4 में, n=3 में, कि n=1? जब n=1 होगा यानी ये सिर्फ जो है पहले वाले सेल के अंदर है, और पहले वाले सेल के अंदर यानी s ऑर्बिटल्स हैं। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? डी होगा, यानी 1। चलिए ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दिया है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एलिमेंट्स, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच द टू एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सेम मेटेलिक कलेक्टर एंड पोलराइजिंग पावर। कौन से ऐसे दो हैं जिसके पास सेम मेटेलिक करेक्टर भी है और उनका पोलराइजिंग पावर भी सेम होगा? और ऑप्शन ए दिया है LiNa, दूसरा दिया है LiBe, ऑप्शन सी दिया है BeAl और ऑप्शन डी दिया है Bi। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कौन? सी होगा, BeAl। अगला क्वेश्चन चलें 24। दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कोवैलेंट। कोवैलेंट कौन सा कंपाउंड होता है? H2 होता है, कि Ca होता है, कि KCl होता है, कि Na2S होता है? तो कोवैलेंट का जो करेक्टर होता है S2 में पाया जाता है कोवैलेंट करेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए 25th वाला, कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द बॉन्ड इन N2। तो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके N2 बनाते हैं? तो N2 का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम देखें तो दिया है, द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है? CH4 के पास, कि H2 के पास, कि KCl के पास, या फिर KCN के पास? तो KCN जो मालिक्यूल होता है वो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों को बियर करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, KCN। 27 की बात करें तो दिया है, द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट वैलिड फॉर द मालिक्यूल। ऑक्टेट रूल किस मालिक्यूल के लिए वैलिड नहीं होता? CO4, H2O, O2 की CO। तो CO मालिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। दिया है, एलिमेंट यक्स इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यक्स जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड एलिमेंट वाई इज इलेक्ट्रोनिगेटिव। वो वाई जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और बोथ आर यूनिवैलेंट। बोथ जो है, दोनों जो हैं वो यूनिवैलेंट हैं। तो द कंपाउंड फॉर्म वुड बी, तो कंपाउंड कौन सा? यक्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव का होता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिव पे साइन कौन सा? निगेटिव का होता है। यानी राइट आंसर कौन है? यक्स पे पॉजिटिव चार्ज और वाई पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव का मतलब क्या? वाई के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो इसका राइट आंसर ए होगा, यक्स पे पॉजिटिव चार्ज, वाई पे निगेटिव चार्ज। चलिए बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ मालिक्यूल NaX3 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, द सिग्मा ऑर्बिटल यूज्ड बाय Na। सिग्मा ऑर्बिटल कैसे यूज होंगे? तो इसमें जो NaX3 के बीच में जो जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
दिया है द परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2, sp3 फॉलो द पैटर्न। किस में यस कैरेक्टर ज़्यादा है? इसका जो सही ऑर्डर है वो क्या होगा? sp की अगर हम बात करें तो यस और p जब हाइब्रिडेशन तो 50-50 का डिवीज़न है। sp2 की बात करें तो p का कैरेक्टर 2 बार ज़्यादा है, यस का 1 बार। और sp3 का बात करें तो 100 में तीन पार्ट सिर्फ p का है और एक ही पार्ट यस का है। तो जो यस कैरेक्टर है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है? सबसे ज़्यादा यस कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बाद यस कैरेक्टर sp2 में, और सबसे कम जो होगा वो sp3 में होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करें, सबका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। दिया है द बॉन्ड एंगल HOH, यानी वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, किसके क्लोजेस्ट होता है? 120 डिग्री इन 28 मिनट, 160 डिग्री 90 डिग्री की 104 डिग्री 5 मिनट। तो ये जो H2O का मॉलिक्यूल होता है, H2O का मॉलिक्यूल होता है, इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो चेंज हो जाता है, वो 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, 104 डिग्री 5 मिनट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी 3 पार्ट p का और 1 पार्ट यस का, यानी जो यस का है 100 में अगर डिवीज़न करेंगे तो उसका जो रेशियो आएगा वो 1/4 का आएगा। तो sp3 ऑर्बिटल कंटेन 1/4 एस कैरेक्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ दिखा है इन कोवैलेंसी। कोवैलेंसी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर वन एटम एक्ट एज डाउन अनदर, वन एटम एक्ट एज एक्सेप्टर, या फिर डोनर एंड अदर एक्ट एज एक्सेप्टर। सी दिया है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाई ओनली वन एटम, और डी दिया है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंसी जो होती है उसके अंदर जो होता है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कोवैलेंसी के अंदर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। 34 की अगर हम बात करें, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल व्हेन, कोवैलेंट बॉन्ड कब पॉसिबल होगा? जब ओनली एक सिमिलर एटम होंगे, कि ओनली डिसिमिलर एटम होंगे, या फिर बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम होंगे, या फिर कोई नहीं होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो पॉसिबल होता है, वो कब पॉसिबल होता है? जब दोनों जो होते हैं वो सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स होते हैं तब। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। द कोवैलेंट बॉन्ड इज पॉसिबल व्हेन बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर एटम्स। 35 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पे मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूल। कोवैलेंट बॉन्ड किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? F2 में, CH4 में, कि N2 में, कि S2 में? सबसे ज़्यादा मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड जो पाया जाता है वो N2 के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, दिया है ट्रिपल बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ टोटल। ट्रिपल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के शेयर? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, यानी 3 बॉन्ड है ना। तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो क्या दिया हुआ है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ। तो पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो किसके ओवरलैपिंग की वजह से होता है? तो जब p और p ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, p एंड p लेटरल ऑर्बिटल। ऑप्शन डी की बात 38 क्वेश्चन की बात करें तो दिया है द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व बी BeCl2। BeCl2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? तो BeCl2 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अगला देखो जरा, दिया है इन SF6 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर। SF6 के अंदर हाइब्रिडेशन किसका होता है? तो SF6 के अंदर जो हाइब्रिडेशन होता है, SF6 पढ़ाया जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो SF6 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सल्फर का वो कितना होता है? sp3d2। ऐसे ही दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडेशन फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ IF7। IF7 जब होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो IF7 में जो हाइब्रिडेशन पाया जाता है वो sp3d2 पाया जाता है। इसके बाद देखो जरा 41 नंबर का क्वेश्चन है, हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन XeF2। XeF2 में कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है? तो XeF2 में जो हाइब्रिडेशन पाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? sp3d का होता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन 42 पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? CH4H2 और NH3 में कंपेरिजन किया है, NO2 पे प्लस, NO2 और NO2 पे माइनस पे किया है, H2O H2SC और H2S पे किया है, और PI3 PCl3 और PBr3 में किया है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी होगा। चलिए ज़रा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इन NH3 द बॉन्ड एंगल इज़ इक्वल टू। NH3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो NH3 जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो शेप होता है वो बेंड शेप का हो जाता है, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी, 107 डिग्री। 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि LiCl, LiBr, BeCl2 एंड BeBr2 में मोस्ट कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा होगा? इसमें जो BeBr2 है वो उसके पास मोस्ट कोवैलेंट नेचर होगा। क्यों? क्योंकि फेजेंस का रूल, जो फेजेंस का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो पोलराइजिंग पावर होता है वो BeBr2 में ज़्यादा होता है। चलिए ज़रा हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा 45 नंबर का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। किसके पास जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है? SnCl4, SiF4, BeF4 पे 2- ICl4 पे माइनस का चार्ज। तो जो ICl4 पे माइनस का चार्ज होता है उसके पास जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है एमंग बी पे 2+ का चार्ज, एम पे 2+ का चार्ज, ये पे 2+ का चार्ज और SG 2+ का चार्ज। पूछा है किसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा? तो जो केटायन जितना स्मॉल होता है उसकी पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर द केटायन फेवर्स कोवैलेंसी। तो इस हिसाब से Be2+ जो होगा वो मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर को रखेगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? बी पे 2+ का चार्ज। अगला देखे ज़रा दिया, द शेप ऑफ SiO2 मॉलिक्यूल इज। SiO2 मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो SiO2 मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो लीनियर शेप का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बेंजीन ईच कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज। जो हर एक कार्बन एटम होता है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कितने का होता है? तो बेंजीन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसलिए बेंजीन का राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा sp2 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन इज। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने होते हैं? तो बेंजीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग तो देखेंगे उसमें कि C6H6 होता है और 3 उसमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स पाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी होगा, 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। अगला देखो ज़रा, दिया है द मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इज ट्राइंगुलर, टेट्राहाइड्रल, पिरामिडल या फिर स्क्वायर प्लेनर। NH3 मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? वो हाइब्रिडेशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन के पास जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखे जा, दिया है द शेप ऑफ SO4 पे 2- आयन इज। SO4- का शेप कैसा होता है? तो SO4 पे 2- का जो शेप होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। किसके पास जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉल होती है? O2 पे 2+, O2 पे 2- की O2 पे माइनस की O2 पे 2-। O2 पे जो 2- है उसके पास जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे स्मॉल होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो CO में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितने का होता है? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 का होता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो पूछा है कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज हाइब्रिडाइज। तो ग्रेफाइट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 का होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोसेस कौन सा कैरेक्टर? तो 1/4 s कैरेक्टर इसके अंदर पाया जाता है।
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा दिया है द कंपाउंड फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव द स्ट्रक्चर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन विल हैव मोर कोवैलेंट इन नेचर। कौन सा इसमें जो होगा जिसके पास कोवैलेंसी ज़्यादा होगी? तो कोवैलेंसी किसके पास? लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इट्स हैव कोवैलेंसी। जिस एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसके कोवैलेंसी पावर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से कौन सा होगा? Bi3 हो जाएगा। दो क्वेश्चन और दिए गए हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज गिवन बाई। तो बॉन्ड ऑर्डर को कैसे डिफिनोट किया जाता है? तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच के डिफरेंस को हम माइनस कर देंगे तो उसी से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद ज़रा हम और क्वेश्चन को देखें। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री किसके पास होती है? तो सबको पता होनी चाहिए कि SO4 पे जो 2- होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। क्वेश्चन अगले देखें ज़रा 59। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड हैव। जो रिजोनेंट स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूल का उसके पास क्या होता है? दिया है आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम का आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है। बी दिया है नियरली सेम एनर्जी कंटेंट होता है। सी दिया है द सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फिर दिया आइडेंटिकल बॉन्डिंग। तो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर? रिजोनेंस जब होगा है तब। लास्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो उस हिसाब से कौन सा हो जाएगा इसमें से? O2 पे जो माइनस का चार्ज है वो पैरामैग्नेटिक होगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए भी एक थ्योरी आई हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को प्रूफ भी करती है कि जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर का होता है। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज 60 क्वेश्चन देखे हैं जो हमारे सेकेंड यूनिट से थे। यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको क्या है, यही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके इन टर्म एग्ज़ाम में। तो और भी क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।